हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट 2 जो चल रहा है उसका 26 नंबर क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोग के लिए बता दें, संगीत के विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि बीपीएससी, एसटेट, एमआरएसडी, ट्रिपल एसबी और अदर जो भी आपके एग्जाम्स हैं, वो सभी लोगों के लिए जो है समान रूप से फ़ायदेमंद होने वाला है। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस क्लास के अंत तक और सारे प्रश्नों को अच्छे से आप लोग को क्लियर कर लेना है हमारे साथ, ठीक है? चलिए हम बारी-बारी से प्रश्नों को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बस आप लोगों से खास वही छोटी-सी एक रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके सबसे पहले नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना है, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि मेरा क्लास आपको सारा क्लास मिले तो दोस्तों आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लेना है, ठीक है? चलिए, तो आइए हम बारी-बारी से प्रश्नों को देखना शुरू करते हैं। देखेंगे यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न से मेरे भाई पूछा क्या जा रहा है कि नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में सुशील वाद्यों का वर्णन है? नाट्य शास्त्र जैसे कि जानते हैं आप लोग 36 अध्यायों वाला आपका शास्त्र है जो कि नाट्य शास्त्र है। रचयिता कौन है? भरत मुनि इसके रचयिता हो जाते हैं, ठीक है? भरत मुनि। कहा जाता है मेरे भाई कि ब्रह्मा जी के पुत्र जो हैं, ये भरत मुनि को कहा जाता है कि भरत जो हैं ये ब्रह्मा के पुत्र हैं, ऐसा कहा जाता है, ठीक है? और धार्मिक चीज़ों में देखेंगे तो आप लोग को विश्वकर्मा भी आपके ब्रह्मा जी के ही पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे 26 नंबर का जो आंसर होगा कौन से किस अध्याय में? क्या 28वें अध्याय में, 29वें, 30वें, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे क्या जवाब हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा सुशील वाद्य, है ना? तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा 30वें अध्याय में, ठीक है? सुशील वाद्यों का वर्णन मिलता है, ठीक है? और वहीं भरत मुनि की अगर बात कर ले तो कुछ विद्वानों का मानना है कि 200 ईसा पूर्व यानी कि आपका लगभग जो है आपको दूसरी से चौथी शताब्दी तक के बीच का ये ग्रंथ माना जाता है, लेकिन कहीं पे आपको चौथी, कहीं पे आपको दूसरी ये देखने को मिल जाता है, ठीक है? और इसमें कुल 36 अध्याय जैसा कि हम बता चुके हैं और 28 अध्याय से लेकर 33 अध्याय के बीच में यानी कि इन्हीं के बीच में संगीत संबंधी वर्णन मिलता है। वैसे अगर रस की बात करें तो रस उधर आपका इससे बाहर है। आप काकू की बात कर ले तो काकू इससे बाहर है ना? जैसे कि रस भाव छठे 7वें अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन मिलता है आपका ये नाट्य शास्त्र में, है ना? काकू का वर्णन आपकी बात कर ले तो 70वें अध्याय में इसमें काकू का वर्णन मिल जाता है ना? और भरत ने काकू भी कितने प्रकार के बताए हैं? 2 प्रकार के बताए हैं, ठीक है? कौन-कौन सा? इसका नाम आप लोग लिख दीजिए और इससे विशेष क्या आप लोग को बताएं यहाँ पे। चलिए आगे देखते चलेंगे प्रश्नों को। तो प्रश्न हमारा है 27 नंबर का। दोस्तों, मतंगकृत बृहदेशी नामक ग्रंथ किस शताब्दी में लिखा गया था? ये क्वेश्चन है हमारा। यानी एक तो बता रहा है कि मतंगकृत बृहदेशी यानी कि बृहदेशी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका मतंग के द्वारा लिखा गया है, ठीक है? और ये ग्रंथ जो है ये किस शताब्दी में लिखा गया था? क्या 8वीं शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में, 7वीं, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे क्या जवाब होगा? यहाँ पे जो भी जवाब माना जाता है आपका 8वीं को ही माना जाता है, ठीक है? वैसे 6ठी भी है तो 6ठी को बहुत सारे लोग दिखा देते हैं, लेकिन भाई आपको मैं बता दूं कि एस्टेट के अंदर जो आपका एग्जाम हुआ था बिहार स्टेट का पिछला जो आपका, तो उस बार आपको 8वीं ही माना गया था, ठीक है? उसमें भी तो 8वीं जब वो माना है तो बीपीएससी भी वो आपका 8वीं ही मानकर चलेगा, इसलिए कहीं पे इधर उधर नहीं भटक जाना, ठीक है? 8वीं को हम लोग को भी मान लेना है और इसमें अध्यायों की संख्या भी 8 बताई गई है, ठीक है? मतंग के द्वारा लिखा गया है। देखिए मतंग क्या किए थे? मतंग मुनि मेरे दोस्त, मतंग मुनि के बारे में अगर बात कीजिएगा तो इन्होंने 33 अलंकार बताए हैं, ठीक है? मतंग कितने? 33 अलंकारों का जिक्र करते हैं मतंग जी। वहीं अगर बात कीजिएगा मतंग जी के बारे में तो इन्होंने 49 प्रबंधों का वर्णन किया है। कितने प्रबंध? 49 प्रबंध इन्होंने बताया है। और इनका जो ग्रंथ है ना बृहदेशी, इसी में सबसे पहले राग शब्द का भी उल्लेख मिलता है, ये भी ध्यान रखना है। मतंग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वीणा बजाते थे? तो मतंग जो थे ये चित्रा वीणा वादक थे, ठीक है? चित्रा वीणा वादक थे। लेकिन कहा जाता है कि मतंग ने ही सर्वप्रथम क्या किया था कि वीणा पर सारिका बांधने का काम किया था। तो भाई चित्रा वीणा तो बजाते थे, लेकिन सारिका जो बांधा उन्होंने किस वीणा पर? तो आविष्कार किया इसके लिए एक वीणा जिसका नाम था किन्नरी वीणा। चलिए चित्रा वीणा में कितना तार होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है? ये आविष्कार किया किन्नरी वीणा का और इसी किन्नरी वीणा पर इन्होंने सर्वप्रथम पर्दा बांधा था, ठीक है? ये भी आपको ध्यान रखना था। क्या कोई बता सकते हैं कि कितने पर्दे बांधे थे मतंग ने?
स्किनरी वीणा पर कोई है तो बता सकते हैं, तो ज़रा कमेंट कीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, ठीक है। चलिए, और जो भी लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं भाई आप लोग को बता दें कि सेशन के अंत में आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। चलिए, 28 नंबर यहाँ पे बता रहे हैं कि 28 नंबर क्वेश्चन में कि दत्तिल के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है कौन सा? क्या नाट्यशास्त्र, गीतांजलि, दत्तिलम, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या जवाब हो जाएगा? यहाँ पे जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दत्तिलम। क्योंकि दत्तिल के द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है दत्तिलम हो जाएगा। और दत्तिल जो है ये आपके क्या है, कहा जाता है कि दत्तिल मुनि जो हैं ये भरत के पुत्र हैं, ठीक है। किसके पुत्र? भरत के। वैसे तो अगर हम बात कर लेंगे इसमें तो भरत के 100 पुत्र बताए जाते हैं। कितने पुत्र? भरत के 100 पुत्र कहे जाते हैं, जिनमें से एक आपका दत्तिल को भी माना जाता है, ठीक है। ऐसा बहुत सारे पुस्तकों में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो ये हो गए आपके दत्तिल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न हो जाएगा कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? बहुत ही आसान, क्योंकि मैं फर्स्ट में ही इस चीज़ का वर्णन कर चुका हूँ। क्या हो जाएगा? भरत मुनि, लोचन, अहोबल, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि हो जाएंगे, ठीक है। भरत मुनि, वही भरत मुनि जो कि 100 प्रकार के अवनद वाद्यों का चर्चा करते हैं। कितने प्रकार? 100 प्रकार के अवनद वाद्यों को इन्होंने बताया है अपने नाट्य शास्त्र के अंदर में, ठीक है। पंडित लोचन की अगर बात कीजिएगा तो पंडित लोचन ने कौन सा? राग तरंगिणी पुस्तक लिखा है। राग तरंगिणी पुस्तक को पंडित लोचन ने लिखा है। अहोबल ने कौन सा पुस्तक लिखा है? तो संगीत पारिजात पुस्तक को लिखा है, जो कि आप लोग को बताना है शताब्दी। चलिए बता दीजिए दोनों का रचना काल। राग तरंगिणी का रचना काल कब है और संगीत पारिजात का रचना काल कब है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को बता देना है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा नंबर 30। यहाँ पे राग विज्ञान के लेखक का नाम क्या है? क्या ओमकारनाथ ठाकुर है, विनायक राव पटवर्धन है, विद्यारण्य है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या जवाब हो जाएगा? यहाँ पे जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विनायक राव पटवर्धन, ठीक है। यही जो हैं ये राग विज्ञान के लेखक हैं। अगर पूछे कि विनायक राव पटवर्धन के गुरु कौन थे तो आपको याद रख लेना है पलूस्कर इनके गुरु थे। कौन थे गुरु? पलूस्कर, ठीक है। अब इस हिसाब से इनका घराना कौन सा हो जाएगा? ग्वालियर हो जाएगा ना, क्योंकि पलूस्कर जी ग्वालियर घराने के ही तो थे, है ना, ये प्रमुख शिष्यों में। और ये जो है ख्याल गायन के साथ साथ तराना गाने में भी निपुण थे। कौन? विनायक राव पटवर्धन जी। ख्याल तो गाते ही थे लेकिन साथ साथ ये तराना भी गाने में बड़े निपुण थे व्यक्ति, विनायक राव पटवर्धन, ठीक है। वहीं तो आपकी हो गई राग विज्ञान की। ओमकारनाथ ठाकुर की 2 पुस्तकें आती है। एक तो आपको बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध जो मिलेगा प्रणव भारती मिलेगा, दूसरा आपका क्या मिलेगा? संगीतांजलि मिलेगा। ये 2 पुस्तक इनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। आचार्य विद्यारण्य की अगर हम बात कर लेंगे तो एक इनका पुस्तक है कौन सा? संगीत सार। ये इन्हीं की पुस्तक है, विद्यारण्य जी की पुस्तक है, ठीक है, विद्यारण्य। और ये किनके गुरु माने जाते हैं विद्यारण्य जी? तो ये पुरंदर दास के गुरु माने जाते हैं, ठीक है। और पुरंदर दास कौन थे? तो पुरंदर दास जो थे वो कर्नाटकी संगीत के पितामह थे। और पुरंदर दास की जो रचनाएं होती थी वो कौन सी भाषा में? ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो कन्नड़ भाषा में, ठीक है। अब आप लोग बताइए कि एक साथ हम कितना क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं ना। क्वेश्चन आप लोग को एक ही दिख रहा होगा लेकिन इसके साथ कितने रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्या आपको मज़ा आता है? अगर मज़ा आता है तो प्लीज़ आप लोग इस बार कमेंट करके नहीं, इस बार लाइक करके बताइए। आप लोग कितने लोग लाइक करते हैं उतना हम समझेंगे कि हाँ उतने लोगों को मज़ा आता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 31 नंबर का कि भाव रंग लहरी किसके उपनाम के साथ जुड़ा है? भाव रंग लहरी के बारे में बात करें क्या? पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, बलवंत राय भट्ट, पंडित भातखंडे, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या आंसर होने वाला है? तो देखिए पंडित भाव रंग लहरी जो है ये पंडित बलवंत राय भट्ट के साथ जुड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बलवंत राय भट्ट, ठीक है। ये जो है इन्होंने जो है हजारों ऐसी बंदिशें लिखी हैं जिसमें कि भाव रंग लहरी का जो है इन्होंने वर्णन किया है, कह सकते हैं हम, ठीक है, जिनको कि आज भी गाया जाता है। और इन्हें अगर बात कर ले बलवंत राय भट्ट जी को तो 2004 ईस्वी में, याद रखिएगा 2004 ईस्वी में जब आपके राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो 2004 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी SNA लिख देते हैं शॉर्ट में, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और पूछे कभी भी कि बलवंत राय भट्ट का उपनाम क्या है तो भावरंग लहरी है,
ठीक है, क्लियर, भावरंग। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे 32 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। प्रणव भारती के लेखक का नाम बताइए। क्या ओमकार नाथ ठाकुर, बलवंत राय भट्ट, रामाश्रय झा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा प्रणव भारती ओमकार नाथ ठाकुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहीं हम बात कर लेंगे यहाँ पे बलवंत राय भट्ट की, तो अभी आपको बता दिए हम। ये रचना जो है ये बड़ी ही प्रमुख रचना है, क्योंकि ओमकार नाथ ठाकुर का जो उपनाम है ना, उपनाम, इनका उपनाम प्रणव रंग है। क्या है, प्रणव रंग है, प्रणव रंग। यही प्रणव रंग है जो कि ओमकार नाथ ठाकुर प्रणव भारती लिखे हैं, इसलिए प्रणव रंग के नाम से भी इनको जाना जाता है। बलवंत राय भट्ट के आप लोग जान ही लिए कि क्या है। बलवंत राय भट्ट के बारे में तो बता ही चुके हैं कि इनको क्या कहा जाता था, तो भावरंग लहरी। ठीक है, और ये रामाश्रय झा ये क्या बजाते थे, ये तबला बजाते थे या पखावज बजाते थे, ये जरा सा आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, रामाश्रय झा। वैसे इनका अगर उपनाम की बात कीजिएगा तो इनको कहा जाता था राम रंग। क्या कहते थे इनको, राम रंग कहते थे। रामाश्रय झा का उपनाम ये था। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो 33 नंबर का क्वेश्चन है कि तबले में संगत सम्राट की पदवी किनको प्राप्त थी। क्या हबीबुद्दीन को, करामतुल्लाह को, अल्लाह रखा को, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या जवाब हो जाना है, नंबर 33 क्वेश्चन यहाँ पे जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हबीबुद्दीन। ठीक है, हबीबुद्दीन जो है दिल्ली और अजराड़ा, ये ध्यान रखिएगा, दिल्ली और अजराड़ा की वादन शैली में ये निपुण उस्ताद थे। ठीक है, ये हबीबुद्दीन। और अखिल भारतीय जब सम्मेलन हुआ था लखनऊ में, तो वहीं पे इनको संगत सम्राट की पदवी मिला था वहीं पे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। और अल्लाह रखा खां ये तो जानते हैं इनके बारे में, ये तबला वादक है। ठीक है, और ये कौन है, अल्लाह रखा खां उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता हैं। और अल्लाह रखा खां का घराना पूछा जाए जब भी, तो पंजाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 34 नंबर का क्वेश्चन है कि कंठे महाराज के शिष्य का क्या नाम है। देखिए कंठे महाराज, ये कंठे महाराज के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले। तो ये कौन थे, तो ये तबला वादक थे। कौन थे, तबला वादक। इनका घराना कौन सा था, तो इनका घराना की बात कीजिएगा तो बनारस घराने से संबंधित वे व्यक्ति थे कंठे महाराज। इनका जन्म कब हुआ था अगर बात किया जाए तो 1880 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1880 में। ठीक है, तो ये थी कंठे महाराज। अब पूछा जा रहा है कि इनके शिष्य का क्या नाम था। तो शिष्यों के नाम की अगर हम बात कर लेंगे तो क्या गुदई महाराज, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या जवाब रहने वाला है, तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पे जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किशन महाराज। ठीक है, ये भी जो थे किशन महाराज, ये भी कौन थे, ये भी आपके तबला वादक ही थे। और इनका घराना भी आपका कहाँ, तो बनारस घराना। ठीक है, देखिए गुदई महाराज से क्वेश्चन बनता है कि गुदई महाराज का जो मूल नाम था वो क्या था। तो गुदई महाराज का मूल नाम था सामता प्रसाद। ठीक है, सामता प्रसाद। ये सामता प्रसाद कौन थे, कुछ याद है। तो सामता प्रसाद जो थे ये कौन थे, तो दुर्गा प्रसाद, आपको याद होगा कि दुर्गा प्रसाद थे। दुर्गा प्रसाद के पिता थे सामता प्रसाद, और सामता प्रसाद जिनको कि गुदई महाराज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 35 नंबर का यहाँ पे कि तानसेन के गुरु का नाम क्या था। क्या कालिदास था, स्वामी बल्लभ दास, स्वामी हरिदास, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। क्या यहाँ पे आंसर हो जाएगा, तो तानसेन के गुरु की अगर नाम की बात कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, स्वामी हरिदास। ठीक है, स्वामी हरिदास से एक चीज़ मुझे याद आया कि स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन जो है ये कहाँ आयोजित होता है, कहाँ पे, आप लोग को फटाफट कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता देना है कि स्वामी हरिदास। ठीक है, देखिए स्वामी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्वामी बल्लभ दास। ठीक है, हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन जो कि आपका कहाँ पे, जालंधर पढ़ते होंगे बराबर, जालंधर में आयोजित होता है। कालिदास की पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि आपका अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, रघुवंशम, मालविकाग्नि मित्रम, ये सब जो है किसकी हैं, कालिदास की रचना है। और ये कालिदास कौन थे भैया, वही मूर्ख जिनको आप कहते थे कि जिस डाल पे बैठते थे उसी डाल को काटते थे, है ना।
ताकि क्यों भाई, जब डाल कटे तो जब डाल नीचे आए तो वो हम भी साथ में नीचे आ जाए। भैया उतने मूर्ख थे और सोचिए उन्होंने ही कितने ज्ञान देने वाली पुस्तकों की रचना कर दी है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 36 नंबर का यहाँ पे है कि प्रसिद्ध तबला वादक जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त है वह कौन है? क्या अनिंदो चटर्जी, पंडित रविशंकर, जाकिर हुसैन, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? क्या यहाँ पे जवाब हो जाएगा? तो नंबर 36 यहाँ पे जवाब होना है आपका ऑप्शन नंबर सी वाला, जाकिर हुसैन। ठीक है, ये जाकिर हुसैन को ग्रैमी पुरस्कार से नवाजा गया है, इनको ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगर बात कर ले यहाँ पे तो कब हो जाएगा 36 में? तो 2002 में इन्हें पद्म भूषण भी मिला था। कब? 2002 में। ठीक है, और ये अल्लाह रखा खां के सबसे बड़े पुत्र हैं। कौन? जाकिर हुसैन। ठीक है, सबसे बड़े पुत्र हैं अल्लाह रखा खां के। घराना इनका पंजाब है, आप लोग को बता ही चुके हैं। ठीक है, और मृत्यु की अगर बात कीजिएगा तो इनकी निधन जो है 2024 ईस्वी में हुआ है भाई, ध्यान रखिएगा। 2024 में इनकी मृत्यु हुई है। किनकी? जाकिर हुसैन साहब की। ठीक है, चलिए, इन्होंने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक का तहलका मचाया है भाई। चलिए आगे देखते हैं 37 नंबर। वह प्रसिद्ध गायक कौन है जिन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया है? क्या पंडित भीमसेन जोशी, पंडित जसराज, अजय चक्रवर्ती, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित भीमसेन जोशी। ठीक है, इनको जो है भारत सरकार द्वारा कब में दिया गया था? 4 नवंबर 2008 ईस्वी को भारत रत्न दिया गया था इनको। ठीक है, इनसे पहले भी लोगों को मिल चुका था, जैसे कि सबसे पहला भारत रत्न जो मिला था संगीत के क्षेत्र में MS सुब्बुलक्ष्मी जी को मिला था, 1998 ईस्वी में मिला था। ठीक है, 1999 में फिर पंडित रविशंकर को मिला। 2001 के अंदर आइएगा तो बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर जी को मिला था भारत रत्न, है ना। उसके बाद फिर 2008 में आपका ये 2008 में भीमसेन जोशी को मिल गया। इनके बाद अगर बात कीजिएगा 2019 में तो भूपेन हजारिका को मिल गया, है ना। तो ये सब कुल अगर बात किया जाए तो अभी तक तो ऐसे संगीत के क्षेत्र में 6 मिले हैं, है ना। 2019 तक के 6 लोगों को मिला है। ठीक है, चलिए, पंडित जसराज इनका घराना पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। पंडित जसराज इनका घराना कौन सा हो जाएगा? मेवाती घराना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 38 नंबर का कि संगीत निबंधावली किसने लिखी है? संगीत निबंधावली किसने लिखी है? क्या बसंत, लक्ष्मी नारायण गर्ग, शिवानंद राम त्रिपाठी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे क्या आंसर करेंगे? तो नंबर 38 यहाँ पे जो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, निबंधावली, तो लक्ष्मी नारायण गर्ग। ठीक है, लक्ष्मी नारायण गर्ग जी के द्वारा लिखा गया है। संगीत कार्यालय ये जो है उसमें हाथरस का एक प्रकाशन जो है वहीं से हुआ था, संगीत निबंधावली के नाम से जाना गया वो। ठीक है, लक्ष्मी नारायण गर्ग जी के द्वारा। और संगीत नामक एक पत्रिका भी जो है वो भी आपकी हाथरस से प्रकाशित होती है। कहाँ से? हाथरस से, है ना। तो ये सब है आपका, याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे है कि त्रिताल के जादूगर का नाम है, यानी कि अगर कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि त्रिताल के जादूगर के नाम से किनको जाना जाता है? क्या अनोखेलाल मिश्र को, बन्ने का नहीं भाई, बन्ने खां को, या अमीर खां को, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर करेंगे? तो यहाँ पे जो आंसर करेंगे आपका क्या हो जाएगा? अनोखेलाल मिश्र, ऑप्शन नंबर ए, 3 ताल के जादूगर हो जाएंगे। अनोखेलाल मिश्र को कहा जाता है। और ये जो है ताल के ठेका में जो है नाधिन धिन्ना और धीर धीर वादन के लिए आज भी इनको याद किया जाता है। कौन सा? नाधिन धिन्ना। इनको आप लोग अगर देखेंगे तो नाधिन धिन्ना के जादूगर के नाम से भी इनको कहा जाता है। ठीक है, नाधिन धिन्ना, इनको जो है 3 ताल का ठेका ये जब बजाते हैं, इसीलिए आपका यहाँ पे आ गया है कि त्रिताल के जादूगर। तो उसी में एक जो आपका नाधिन धिन्ना वाला बजता है वो भाई उनके जादूगर ये माने जाते हैं। कौन? अनोखेलाल मिश्र। अनोखा है इनका जादू। ठीक है, जादू कैसा है? अनोखा है इनका। और जब धीरे धीरे वादन करते हैं तो वो जो है काफ़ी ही आनंदित लगता है, इसीलिए इनको जादूगर का नाम दे दिया गया है। ठीक है, आपको अनोखेलाल मिश्र जी का घराना बता देना है। फटाफट टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग को कि अनोखेलाल मिश्र का घराना कौन सा है। ठीक है, आइए नंबर 40 यहाँ पे देखते हैं कि इनमें से एक पाश्चात्य पद्धति का प्रकार है। कौन? भातखंडे पद्धति, आकार मात्रिक पद्धति, स्टाफ पद्धति, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर करेंगे यहाँ पे? तो आंसर आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा होगा
कि स्टाफ पद्धति यही जो है पाश्चात्य संगीत का एक प्रकार है। वैसे अगर हम बात कर लेंगे पाश्चात्य संगीत में कि कितनी जो है स्वरलिपियाँ प्रचलित हैं, तो 4 हो जाती है वहाँ पे मुख्य रूप से। जैसे कि आपका एक होता है चीव, ठीक है, चीव, दूसरा होता है स्टाफ, तीसरा क्या हो जाता है सोल्फा, ठीक है, और एक क्या है न्यूम्स, ठीक है। ये तो 4 प्रकार के हैं मुख्य रूप से। तो ये सब चारों जो है कहाँ के हैं, ये आपके पाश्चात्य के प्रकार हैं, ठीक है, पद्धति के प्रकार हैं। इनमें से जो हमारा एक जो है भारतीय संगीत, वो पूछा जाता है कि वो किस पर आधारित होता है। तो आपको याद रखना है सोल्फा पद्धति पर आधारित है हमारा भारतीय संगीत जो है। जैसे सोल्फा के स्वर होते हैं ना, डो रे मी फा, डो रे मी फा सोल ला सी, है ना, ये होते हैं। स्टाफ में जैसे कि आपका होता है सी डी ई एफ जी ए बी, हमारे यहाँ का क्या हो जाता है सा रे गा मा पा धा नी। तो ये हमारा जो है ये सोल्फा पे ही आधारित माना जाता है, चाहे उत्तरी हो हमारा या फिर कर्नाटकी हो, ये सोल्फा पे ही आधारित है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा 41 नंबर का कि बलराम पाठक किस वाद्य से जुड़े हैं, कौन सा, क्या सितार से, इसराज से, पखावज से, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो बलराम पाठक की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सितार, ठीक है। बलराम पाठक सितार से संबंधित आपके हो जाएंगे। सितार जो है पार्सियन सहतार से बना है। सितार पार्सियन एक शब्द है जिसका नाम है सहतार, उसी से बन गया है क्या आपका सितार, ठीक है, जिसका अर्थ होता है यानी कि 3 तंत्री वाला वीणा से ये है विकसित, सहतार यानी सीतार, ठीक है। तो ये भी आपका होता है यानी कि प्राचीन सप्ततंत्री जिसको कहते थे उसका रूप बिगाड़ कर जो है अगर बात करेंगे तो 70 और फिर सितार हो गया। यानी वो जो प्राचीन जो था आपका सहतार उसका रूप बिगाड़ दिया और उसी में से अगर कोई 70 कहने लगा उसके बाद फिर कोई सितार उसको कहना प्रारंभ कर दिया, इसी से बना सितार आपका, ठीक है। चलिए इसमें तो पर्दा होता है सितार में। सितार जो है ये 2 ठाट वाले होते हैं, एक चल ठाट के भी सितार होते हैं और दूसरा अचल ठाट के भी सितार होते हैं। और किसमें कितने पर्दे होते हैं ये कौन बताएगा मुझे, कमेंट करके जरा बताइए फटाफट कि चल ठाट के सितार में कितने पर्दे और अचल ठाट के सितार में कितने पर्दे, ठीक है। देखिए इसराज, इसको गज से बजाया जाता है, याद रखिएगा, और सितार को मिजराब से। तो गज से तो बजता है लेकिन इसराज में क्या होता है कि इसमें पर्दा भी होता है, ठीक है, ये पर्दा वाला वाद्य है। पखावज अवनद वाद्य है, ये तो जानते ही हैं कि उत्तर भारत का जो है प्रमुख अवनद वाद्य है आपका पखावज। जिस प्रकार से कर्नाटक संगीत में आपका कौन सा मृदंग है, मृदंगम, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है कि सितार वादन का सही क्रम क्या है, गत झाला अलाप जोड़ या अलाप झाला जोड़ गत या गत जोड़ झाला अलाप, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो क्या यहाँ पे आंसर करेंगे, तो यहाँ पे आंसर करेंगे नंबर 42 मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। गत उसका झाला उसका फिर अलाप तब जोड़ बजाया जाता है, ठीक है। लेकिन कहीं पे आपको मिलेगा भाई बहुत सारी ऐसी पुस्तकें उसमें क्या कहें कह पाना ही मुश्किल हो जाता है कि कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी ऐसा कि भाई कौन सा किसको हम सही माने किसको गलत हम ठहरा दें, है ना। एक जगह और मैंने क्या देखा है कि वहाँ पे भी आपका कैसे लिखा रहेगा आलाप जोड़ उसके बाद फिर झाला उसके बाद फिर गत, ये भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। भाई किसको गलत कहें किसको सही कहें ये तो कह पाना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि लोगों का कभी कभी क्या होता है कि कमेंट भी आ जाता है कि सर आप पे ही डिपेंडेंट, भाई क्या कहें, कुछ पुस्तकें जो वैसी ही हैं तो आयोग पता नहीं कौन सा पुस्तक देखकर वो आंसर मानेगा, आप किस पुस्तक से पढ़ लेंगे या फिर किस पुस्तक के बारे में क्या कहा जाए, ये भी तो कह नहीं सकते कि कौन गलत है कौन सही है ना। तो थोड़ी सी भ्रांतियां हैं भाई, इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा आपको अवॉइड करके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये भ्रांतियां केवल आप लोग आपके लिए ही नहीं पर्सनल होगा किसी एक के लिए, ये भ्रांतियां सभी लोगों के लिए है। जितने भी संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ये भ्रांतियां सभी लोगों के लिए है, ठीक है। चलिए तो आज आगे आते हैं यहाँ पे 43 नंबर का क्वेश्चन करा कि अधिकांश सितारों में तरब के तारों की संख्या कितनी होती है, क्या 12, 10, 11, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेंगे आंसर की तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे 12। लेकिन तरब की तारों की अगर बात किया जाए तो 11 तरब के तारों की संख्या होती है 11, ठीक है। बताया जाता है कि अधिकांश 12 होता है, लेकिन नहीं, ये 12 नहीं, आपको यहाँ पे 11 इस चीज़ को मानकर चलना पड़ेगा। क्लियर, 11 आपका होता है। वैसे कभी कभार एक संख्या 1 2 आगे बढ़ा दिया जाए भाई, वो तो
कर सकते हैं ना, जैसे सितार की आवश्यकता कर पड़ी तो कैसे कर दिए, एक चल ठाट का बना दिए, एक अचल ठाट का बना दिए, पर्दा उसमें बढ़ा दिए, ये कर दिए, वो कर दिया, है ना। तो मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, वो अगर कोई कलाकार होंगे तो, है ना। लेकिन यहाँ पे 11 अधिकांश आपको प्राय देखने को मिलेगा, इसलिए आपको 41 ही आंसर करना है, ठीक है। वैसे तो अगर बात किया जाए तो संख्या इसके 20 तक भी होते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सितार में आलाप के कितने अंग होते हैं, क्या 4 अंग, 5 अंग, 3 अंग, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो सितार में अगर बात कर रहे हैं हम आलाप के अंगों की, तो यहाँ पे बताए जाते हैं ऑप्शन नंबर ए कि 4 अंग होते हैं सितार में आलाप के, ठीक है। देखिए सितार में जब गत जब बजाते हैं ना, उससे पहले जो है राग का जो पूर्ण रूप से आप विस्तार करते हैं उसे ही तो आलाप कहते हैं। यानी गत जब आप बजा रहे हैं उससे पहले जो विस्तार विस्तार कर रहे हैं वो क्या कहलाया, आलाप कहलाया। देखिए भाई मैं चीज़ों को इसलिए डबल डबल बोल रहा हूँ ताकि आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाए, ठीक है। ऐसा ना कि मैं तो एक बार भी बोलकर आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो यही आप लोग को ध्यान रखना है। और सितार में भी गायन के समान जो है प्रमुख जो है आपके 4 भाग माने जाते हैं, इसलिए इसका आंसर भी 4 ही होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे तंतु वाद्य के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि आप उसमें पढ़े थे ना लापला, रागालाप, रूपकालाप, अलिप्तिगान, स्वस्थान का नियम, तो उसी प्रकार से ये भी आपके इसके भी 4 बताए जाते हैं कि इसके भी 4 प्रकार के हैं। तो कौन सा हो जाएगा तंतु वाद्य के अंतर्गत, सितार, शहनाई, बांसुरी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या आंसर करेंगे, तो तंतु वाद्य के अंतर्गत आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, यानी कि सितार को, ठीक है। सितार जो है आपके ये तत् श्रेणी में आता है। इसके बारे में तो बहुत कुछ बता चुके हैं, ठीक है। बाकी इसका कुछ बताने की ज़रूरत आपको नहीं है, 7 तार वगैरह होते हैं, है ना। चलिए ये सब चीज़ें देखिए, यहाँ पे अगर शहनाई की बात कीजिएगा तो ये आपका सुशीर वाद्य होगा, बांसुरी भी बात कीजिएगा तो सुशीर वाद्य होगा। एक प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं जिनका नाम है बिस्मिल्लाह खां, है ना, बिस्मिल्लाह खां। और एक आपके शहनाई वादक एक है बागेश्वरी कमर, कौन, बागेश्वरी कमर के बारे में भी हमने बताया था शायद ना, आपको याद होगा। तो बागेश्वरी कमर। बांसुरी की अगर बात कीजिएगा तो बांसुरी वादक में हरिप्रसाद चौरसिया हो जाते हैं, राजेंद्र प्रसन्ना हो जाते हैं, पंडित आपके ये कौन, हरिप्रसाद चौरसिया बता ही दिया मैंने। और एक विशेष नाम है उनका, क्या नाम है, थोड़ा सा भी जस्ट ख्याल से वो निकल गया। हरिप्रसाद चौरसिया और कौन थे, राजेंद्र प्रसन्ना थे, हाँ एक और थे आपके ये भाई पन्नालाल घोष साहब, ठीक है। वो भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन में आपके एग्जाम्स में, ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, 46 नंबर का क्वेश्चन है कि तानपुरे के तार की लंबाई प्रायः कितनी होती है, क्या 150 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा मेरे दोस्त यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। 150 सेंटीमीटर की तार की लंबाई होती है, प्रायः आपको देखने के लिए मिल जाएगी कहाँ पे, तो तानपुरा में, ठीक है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तंबूरा को ही तानपुरा के नाम से पुकारते हैं, आप लोग को याद होगा कि तंबूरा इसको कहा जाता था, इसका पूरा नाम तंबूरा, उसी को जो है उसी का विकसित जो है नाम बोल दीजिए तो तानपुरा हो गया है, ठीक है। और ये आप अगर बात कर लेंगे उत्तर प्रदेश भारतीय संगीत की अगर बात करेंगे तो बहुत ही विशेष महत्व रखता है ये। इसका झनकार जब आप सुनेंगे तो गायन की जो है हृदय जो है वो अति प्रसन्नता से झूम उठती है जब इनकी झनकार सुनेंगे। तो जानते हैं आप लोग तानपुरा को, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 47 नंबर का कि वीणा के एक तार के आधार पर किस वाद्य का निर्माण हुआ है। नंबर 47, क्या तबला का, सितार का, हारमोनियम का, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी वाला सितार, क्योंकि वीणा से ही जो है इसका माना जाता है त्रितंत्री वीणा, त्रितंत्री से विकसित वाद्य है। भाई त्रितंत्री पूछेगा कि क्या है, तो त्रितंत्री एक वीणा का प्रकार है, ठीक है। किसी प्रकार से क्वेश्चन आपके छूटने नहीं चाहिए, इसलिए मैं हर तरफ से आप लोगों को करवा दे रहा हूँ, ठीक है। त्रितंत्री क्या है, तो वीणा का एक प्रकार है और इसी त्रितंत्री से सितार का विकास माना जाता है, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला आपका हो गया। तबला ये जैसा कि बताया जाता है कि पखावज को 2 टुकड़ों में काटकर इसका निर्माण हुआ था। हारमोनियम ये सुशीर वाद्य है, इसमें जो है आपका रीड लगा होता है, धौकनी वगैरह होता है, उससे जो है आपका पत्तियां लगी होती है, उससे जो है हवा पास करती है तब स्वर उत्पत्ति होते हैं, है ना। चलिए
आगे देख लेते हैं 48 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि तबला एवं पखावज किसके अंतर्गत आते हैं? क्या अवनद, सुशीर, घन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? भाई ऐसे क्वेश्चन आप लोग के आ ही जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग छोड़ेंगे भी नहीं ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो, है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, अवनद वाद्य हो जाएगा, ठीक है। आधुनिक में जो है आपका अवनद वाद्यों का प्रयोग जो है बहुत बढ़ गया है, क्योंकि इसके बिना अगर संगत करने अगर बैठेंगे तो बहुत ही अधूरा लगता है सब। था तो वैसे पहले भी, जैसे कि भरत ने ही क्या किया था, 100 प्रकार के अवनद वाद्यों का जिक्र कर दिया था अपने नाट्य शास्त्र में। तो था तो पहले भी, लेकिन अभी जो है, अभी मतलब ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, अभी भी बहुत बढ़ गया है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 49 नंबर का क्वेश्चन है कि तानपुरा एवं सितार किसके अंतर्गत आते हैं? क्या सुशीर वाद्य, तत्, घन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? देखिए यहाँ पे क्या आंसर करेंगे, तो यहाँ पे दोस्त मेरे आंसर करना है आप लोगों को, क्या करना है? ऑप्शन नंबर बी को, क्योंकि तानपुरा और सितार तत्वाद्य के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये तार मढ़े होते हैं, ये तार वाले होते हैं। देखिए हाँ, एक चीज़ आप लोग को बता दूं कि जो भी लोग नए जुड़ते हैं उनको पता नहीं होता कि पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो भाई जो लोग भी चाहते हैं कि अपनी तैयारी को हम बेहतर कर लें, भाई सेशन देखते हैं, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो लिखा हुआ रहता है, वो अगर हमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी चाहिए उसके साथ हम पढ़ें, तो भाई आप लोग को पीडीएफ के लिए बता दें कि 199 का आप लोग को पेमेंट करना पड़ जाएगा, ठीक है। 199 का। अब पेमेंट कैसे करना है, इसके लिए आप लोग को व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, पहले संपर्क कीजिएगा आप लोग 9122366282, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर आप लोग को दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग को जिनको भी पीडीएफ चाहिए आप लोग लिख दीजिएगा कि पीडीएफ चाहिए, उसके बाद फिर आप लोग को वहाँ पे स्कैनर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और स्कैनर के माध्यम से आप लोग को केवल 199 पेमेंट करना है, ठीक है। और इतने में ही आप लोग को जो भी करवाएं हम सेशन, यानी कि कहने का मतलब है बीपीएससी का पीवाईक्यू जितना भी क्वेश्चन था टोटल, उसका भी पीडीएफ मिल जाएगा। एसटीईटी का जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन था पीवाईक्यू, उसका भी पीडीएफ मिल जाएगा, और जो भी सेशन करवाए हैं उसका भी पीडीएफ मिल जाएगा। तो आपको केवल 199 में ही मिल जाएगा, वन टाइम पेमेंट है, ठीक है, केवल एक बार, क्योंकि ज़्यादा कुछ रखे नहीं है भाई। क्योंकि आजकल अगर बात कीजिएगा तो 199 की क्या ही वैल्यू है भाई, मार्केट निकले बस ख़त्म, है ना। तो भाई अगर इतने में आप लोग को, जिनको भी लगता है कि लेके अपनी तैयारी बेहतर करे, तो वो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी वाला कर लिए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन एक और यहाँ पे, नंबर 50, इनमें से सहायक वाद्यंत्र कौन सा है? सहायक वाद्यंत्र, क्या आपका तानपुरा है, सितार है, तबला है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तानपुरा। तानपुरा को सहायक वाद्यंत्र कहा जाता है, और भारतीय संगीत में इसका भैया जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। इसका प्रयोग जो है गायन तथा वादन के साथ साथ जो है स्वर देने में भी किया जाता है, स्वर भी देने में किया जाता है इसका, तानपुरा का, इसीलिए सहायक वाद्यंत्र भी इसको कहते हैं। तो आप लोग को बताना में कि आज का सेशन कैसा लगा आप लोग को, कमेंट कीजिएगा और फटाफट जवाब दीजिएगा।